हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले भाग में हमने देखा था लोकतांत्रिक राजनीतिक में चैप्टर 2 का पार्ट 1 संघवाद। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में भारतीय संघीय व्यवस्था। तो अब आप टॉपिक हेडिंग डालेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में भारतीय संविधान में सरकार को दो स्तर पर विभाजित किया गया है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। इनके बीच जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय वितरण किया गया है, मतलब 3 स्तरों पर बांटा गया है। तो हम उन्हीं 3 स्तरों को देखेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ओके, तो अब देखेंगे संघ सूची में कौन से मामले आते हैं। इसमें पूरे देश से संबंधित मामले आ गए, देश के में जैसे रक्षा संबंधी मामले हो गए, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग के संबंधित मामले हो गए जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, संचार से संबंधित मामले हो गए, और मुद्रा जो आपके नोट करेंसी इत्यादि से संबंधित मामले। इनमें जो विषय होते हैं वो राष्ट्रीय हित के होते हैं, मतलब पूरे देश का हित छिपा हुआ होता है। तो इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार वो किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। अब जब हम राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया इत्यादि मामले। और ऐसे विषय जो राज्य और स्थानीय हित से संबंधित हो, तो इन पर कानून कौन निर्माण करेगा, कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार का होगा। सबसे लास्ट में देखेंगे हम समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन मतलब मजदूर संघ, विवाह संबंधी मामले, गोद लेना, जैसे किसी बच्चे गोद लेते हैं ना, वो गोद लेना, और उत्तराधिकार, माना किसी को प्रॉपर्टी दी आपने, उसको उत्तराधिकार का अधिकार इत्यादि, जिसमें राज्यों और देश के समान हित के विषय हों। तो इन पर कानून निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण केंद्र और राज्य दोनों को है। परंतु जब विरोधाभास हो, विरोधाभास कैसे, जैसे केंद्र ने भी एक ही विषय पर कानून बना दिया और राज्य ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया, पर दोनों के कानून अलग अलग। ऐसे विरोधाभास की स्थिति में
जो केंद्र सरकार अधिक पावरफुल होगी, केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे, केंद्र सरकार के जो कानून होंगे वही मान्य होंगे। इस तरह हम सत्ता का या शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। आप ये लिख लेंगे आराम से। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे भारत में संघवाद का अभ्यास, इसे कहेंगे हम भारतीय संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को। आप जानते ही हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में क्या होता है, समस्त शक्ति का स्रोत जनता होती है। जनता ही चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वही प्रतिनिधि हमारे लिए वापस कानून बनाते हैं। ओके, तो अब देखेंगे इसमें भी संघवाद का अभ्यास किस किस तरीके से किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके बता रखे हैं। जैसे पहला तो हो गया भाई भाषाई अवस्था के आधार पर, भाषाई अवस्थाएं हो गई, तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है भारत में। फिर उसके लिए हमें एक भाषा नीति भी लानी पड़ी। फिर हम इसी के आगे केंद्र राज्य संबंध देखेंगे इसी टॉपिक में, केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह से होने चाहिए कि सभी लोगों का भला हो। और सबसे लास्ट में हम भारत में विकेंद्रीकरण, लिख लीजिए आप। ओके, अब हम आगे चलते हैं। भारत में संघवाद का अभ्यास भाषाई अवस्थाओं में क्या हुआ, देखिए 1947 से 2017 तक जो पुराने राज्य थे वो समाप्त हुए। तो 1947 से 2017 तक पुराने राज्य समाप्त हुए तथा कई नए राज्यों का निर्माण हुआ। अब देखो कई राज्य ऐसे थे जिनमें जो लोग थे वो एक ही भाषा बोलते थे, तो इसी एक ही भाषा के आधार पर जिस राज्य का गठन हो उसे भाषाई राज्य कहेंगे। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम बोली जाती है इत्यादि। ओके, फिर हम भाषा नीति लाए, जैसे कि हिंदी को हमने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। जैसे संसद की कार्रवाई हो गई और भी कई सारे काम हो गए वो हिंदी भाषा में किए जाएंगे। ये आधिकारिक है, आधिकारिक भाषा। ओके, और हमने संविधान की जो 8वीं अनुसूची
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा। इस तरह हमने किसी भी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी और दी तो सभी भाषाओं को दी। केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे हम कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एक पार्टी का बहुमत नहीं होने की स्थिति में हमने गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बनाई तो सत्ता का हमने क्या किया, साझा किया, पावर को क्या किया, बांटा। और इससे राज्य सरकारों में क्या आई, राज्य सरकारों को स्वायत्तता मिली और उनका सम्मान बढ़ा। और अंत में जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण किया तो केंद्र और राज्यों से शक्ति लेकर हमने स्थानीय सरकारों में बांट दी और स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान किया। हमने बहुत सारी शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकारों जैसे नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को दे दी। इससे वो स्थानीय मुद्दों को बेहतर रूप में उनका समाधान कर पाए। तो ये यहाँ पर हमारा भारत में संघवाद का अभ्यास वाला टॉपिक फिनिश होता है। इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे वे नगर पालिकाएं ग्राम पंचायत किस तरीके से भारत में आई। तो ये आई 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से। तो इन संविधान संशोधनों में पहली तो आई पंचायती राज व्यवस्था और इसके बाद आई नगर पालिका। पंचायती राज व्यवस्था को हम ग्रामीण स्तर की सरकारें बोलते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार। नगर पालिकाओं को हम शहरी स्थानीय सरकार। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। जिला परिषद में कई सारी पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति को हम ब्लॉक भी बोलते हैं और मंडल भी कहते हैं। और पंचायत समिति के नीचे कई सारी ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत में जो बैठकें होती हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि कई सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर एक पंचायत समिति बनती है और कई सारी पंचायत समितियों से मिलकर के जिला परिषद बनती है। तो इसमें होती है त्रिस्तरीय सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ओके। नगर पालिका में आप देखेंगे तो नगर पालिकाओं में एक तो नगर पालिका जो होती है अपने जैसे लाखिरी में है, इंद्रगढ़ में भी है नगर पालिका, और अगली होती है नगर निगम। अब नगर पालिकाएं कहाँ होती है, जहाँ छोटे शहर और कस्बे होते हैं, और नगर निगम जहाँ बड़े शहर होते हैं।
इनमें जो होता है वो होता है चेयरमैन। इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है चेयरमैन, और इनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मेयर, जिसे हम महापौर भी कहते हैं। इस जगह जाकर आपका ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश होता है। आप इन्हें नोट कर लेंगे आराम से। तो आज के लिए यहीं तक। ओके एवरीवन, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे मुंह से गाड़ा खाने का काम क्यों करता है रे भाई? हाँ, उसको भी दम 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 बजाया जा रहा है। मतलब 10 मिनट के लिए सुकून नहीं रहता मतलब।